नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया अलायंस के तहत आम आदमी पार्टी के नेता और कैंडिडेट सोमनाथ भारती जी, जो कि नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के टिकट पर, जो कि कांग्रेस के साथ समझौते के तहत इंडिया अलायंस जो है उसके कैंडिडेट्स हैं। उनमें से एक हैं सोमनाथ भारती जी। बहुत बहुत स्वागत है सोमनाथ जी आपका इस चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा जी आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो सोमनाथ जी, आप बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है, नई दिल्ली की लोकसभा सीट जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं और कैसी है आपकी तैयारी? देखिए, मैं मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से 9 साल से विधायक हूँ। जी, अब मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र जो है मुझे अथाह अपूर्व प्यार दिया है। आप अगर देखना चाहें, समझना चाहें इसको, तो पहले चुनाव में जनता ने मुझे जिताया 8,000 की मार्जिन से। जी, दूसरी बार जनता ने जिताया मुझे 16,000 की मार्जिन से। तीसरी बार जनता ने मुझे जिताया 20,000 की मार्जिन से। और चौथी बार तो इतिहास रच दिया। तीनों जी, के तीनों जो म्युनिसिपैलिटी की सीट थी, पार्षद की जो सीट थी, तीनों के तीनों सीटें आम आदमी पार्टी को दे दी मेरे काम को देखते हुए। ये सीटें वो थी जहां भाजपा 50 साल से थी, कहीं 40 साल से थी, कहीं 15 साल से थी। तो ये खाटी भाजपा की सीटें थी जो जनता ने मेरे काम को देखते हुए, मेरे कमिटमेंट को देखते हुए, मेरे समर्पण को देखते हुए जनता ने मुझे दे दी। तो ये हाई प्रोफाइल कुछ नहीं होता है पूर्णिमा जी। क्या है कि जी, जनता देखती है कि कौन क्या कर रहा है। और जहां तक हाई प्रोफाइल की बात है, तो जनता ने दिखाया है पिछले कई चुनावों के अंदर कि जो जनता को कमिटेड है उसी को जनता कमिटेड है। मैं जब से क्षेत्र में आया हूं तब से एक ऐसा माहौल बनाया, चूंकि मैं एक स्पिरिचुअलिटी के बैकग्राउंड से आता हूं, तो सेवा का भाव, राजनीति के अंदर सेवा का भाव जो लाने का प्रयत्न किया हूं कि हर व्यक्ति परमात्मा स्वरूप है, मैं जिसकी सेवा कर पाऊं मेरा अहो भाग्य है। उसी का एक्सपेंशन है नई दिल्ली लोकसभा। उसमें मेरी जो विधानसभा है मालवीय नगर, वो भी एक होगा। 10 विधानसभाएं हैं, जी, एक उसमें 10 मालवीय विधान। नगर, उसमें मालवीय नगर एक होगा। तो जो कि हुँ, जिससे मैं अभी विधायक हूँ, इसका एक्सपेंशन है। मैं जहां जहां जा रहा हूं, जिस भी विधानसभा में जा रहा हूं, वहां जनता अथाह प्यार दे रही है। मेरे पहुंचने से पहले मेरा नाम पहुंचा, मेरा काम पहुंचा हुआ है। तो नामदार वर्सेस कामदार का चक्कर है। तो कामदार वाले मामले में तो सोमनाथ भारती को जनता बहुत आगे रखती है। जी। तो आप की ये जो 10 की 10 विधानसभा सीटों की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पर आपके विधायक हैं। लेकिन बावजूद इसके ऐसा क्यों होता है कि जब लोकसभा चुनाव की बात आती है, आप विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छी आपकी परफॉर्मेंस रहती है। नई दिल्ली लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो इसमें जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, उनमें आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। अब लोकसभा चुनाव की बात आती है, 2024 की लोकसभा चुनाव और उसमें नई दिल्ली सीट, जिसके तहत 10 विधानसभा सीटें जो हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। आप कैसी परफॉर्मेंस की उम्मीद लगा रहे हैं? कितना कड़ा मुकाबला है? अम, पूर्णिमा जी देखिए, पिछले चुनाव अलग थे। जो जी, लोकसभा का चुनाव था वो अलग था, 19 का चुनाव अलग था। ये चुनाव बिल्कुल ही अलग है। और अब तो इसका जो एक रूप है, पूरा चेंज हो चुका है। जब से इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया है, जनता बहुत आक्रोशित है, जनता बहुत गुस्से में है। और इसलिए इस चुनाव का महत्व बहुत ही अलग हो गया है। और कारण क्या है, आप देखें कई सारे नई चीज हैं जो पिछली बार नहीं थे। अब 14 देख लें, 14 में अगर आप, चूंकि इस बार मैं कांग्रेस और जी, आम आदमी पार्टी का ज्वाइंट हाँ, उम्मीदवार, साझा उम्मीदवार हूं। पिछले चुनावों में कांग्रेस आम आदमी पार्टी अलग अलग थे। 14 में अगर आप जोड़ देंगे आम बिल्कुल आदमी ज़्यादा पार्टी बन रही है बीजेपी से। वोट से, तो हुँ, उस वक्त हम और उनसे आगे थे। 19 हाँ, में थोड़े से कम थे, लेकिन 19 में वो चुनाव था हुँ, जब कोई आशावादी नहीं था। ना कांग्रेस हाँ, आशावादी था, ना आम आदमी पार्टी आशावादी था। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और एक नया जो प्रारूप उभर करके आया है, उसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। मैं तो बात कर रहा हूं, अभी तो चुनाव एक तरफा जाएगा, चूंकि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने के बाद माहौल कुछ और बदल गया है। हुआ क्या है कि दिल्ली का प्रतिनिधित्व संसद में जो सांसद को करना चाहिए, उन्होंने किया नहीं। जब जब दिल्ली के अधिकार छीने गए, जब जब दिल्ली की जनता को कमजोर किया गया, जी, तब तब भाजपा के चुने हुए सांसद वहां ताले बजा रहे थे।
तो सांसदों का दायित्व था कि दिल्ली राज्य के लिए केंद्र से लड़ते, दिल्ली राज्य के अधिकारों के लिए केंद्र से लड़ते और इंश्योर करते कि भाई यहाँ की ताकतें कभी काटी ना जाए, यहाँ की ताकतें कभी छीनी ना जाए। आप सोचें, जब मैं लॉ मिनिस्टर था उस वक्त अपने पास एंटी करप्शन ब्रांच था, जी। लेकिन just because they wanted to save a corrupt constable who was caught red-handed taking bribes, उन्होंने, भाजपा केंद्र सरकार ने हमसे ईसीबीसी ने छीन लिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो करप्ट कांस्टेबल को अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। इसीलिए हाईकोर्ट में आकर के उन्होंने बोला कि ये दिल्ली सरकार का विभाग नहीं है, एंटी करप्शन ब्रांच, हमने छीन लिया इनसे। सोच सकते हैं कहां तक गिर सकते हैं। फिर ये देखें, सर्विसेज डिपार्टमेंट, मतलब आप पूर्णिमा जी ने मुझे विधायक बनाया है, गाड़ी मुझे दी है, भाजपा कहती है कि इसका ड्राइवर जो है मैं चलाऊंगा, मेरे कंट्रोल में होगा, गाड़ी कहां से चलेगी? ये संघर्ष दिल्ली में चल रहा है। शुक्र है कि हमारे माननीय सीएम साहब इतने पढ़े लिखे हैं, आईआईटी के पढ़े लिखे हैं, मैं भी आईआईटी दिल्ली का पढ़ा लिखा हूं, तो ये इतने संघर्षों के बावजूद भी, इतनी मुसीबतों के बावजूद भी हम दिल्ली के लिए काम कर पा रहे हैं, काम निकाल पा रहे हैं। हाँ, गति कम हो गई है क्योंकि इनकी जो दखलंदाजी है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इन्होंने हर प्रकार से हमें काम करने से रोका है। लेकिन फिर भी इस बार दिल्ली की जनता जब सांसद चुन के भेजेगी तो सांसद के अंदर दिल्ली के अधिकारों को लेकर के जो संघर्ष हमारा रहेगा वो भी देखने लायक होगा। आपको लगता है जैसे पहले पिछले विधानसभा चुनावों की तक की बात करें तो आम आदमी पार्टी और आपके नेता ये कहते रहते हैं कि देखिए ऊपर नरेंद्र मोदी, यानी केंद्र में नरेंद्र मोदी और नीचे केजरीवाल। आपको नहीं लगता कि इससे आम आदमी पार्टी के लिए, और इसी तरह से लोगों ने भी वोट दिया और इससे ज्यादा मुश्किलें आपके लिए राजनीतिक रूप से खड़ी हुई? ना ना, देखिए, ये तो लोगों ने परसेप्शन बनाया। कभी केजरीवाल जी ने ऐसा नहीं कहा कि ऊपर नरेंद्र मोदी नीचे केजरीवाल। ये स्टेटमेंट तो भाजपा वालों ने फैलाया 19 में कि भैया जी। केजरीवाल जी वैसे कह रहे हैं। ये केजरीवाल जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। ये तो बिल्कुल गलतफहमी है और ये एक तरह से अफवाह है। क्या है कि हम लोग, देखिए, डेमोक्रेसी की जो सीमाएं हैं, केंद्र सरकार को जनता ने चुना था काम करने के लिए, हमें चुना था दिल्ली में काम करने के लिए, हम अपना काम कर रहे थे। अगर वो भी अपना काम करते और हमें काम करने से नहीं रोकते, अगर हमें काम करने देते, तो हमारे लिए बड़ा आसान रहता है कि दिल्ली को ऐसा बना करके दिखा देते कि जो पूरे विश्व में एक उदाहरण स्वरूप उभरता। लेकिन इन्होंने काम करने से रोका, सरकार को अपंगु करने को इन्होंने हर प्रकार से संभव प्रयास किए। आज दिल्ली में पूर्णिमा जी, केजरीवाल जी की कह सकते हैं इंटेलिजेंस है, कितनी मुसीबतों के बावजूद भी हम लोग बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, अभी महिलाओं के लिए हमने 1000 रुपये पर मंथ अनाउंस किया है फॉर एवरी लेडी हु इज 18 एंड बियॉन्ड। सो ये सारी सुविधाएं जो हम दे रहे हैं, इतने संघर्षों के बावजूद दे रहे हैं, लेकिन इस सुविधाएं जारी रहें, दिल्ली सरकार की ताकत वापस आए, दिल्ली के जनता के अधिकार वापस कराए जाएं, इसके लिए जरूरी है कि संसद में आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का व्यक्ति जाए। जी। साथ ही जिस तरह आम आदमी पार्टी में के कई बड़े नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं। राजनीतिक रूप से ये क्या बहुत सबसे कठिन लड़ाई नहीं है आपके लिए, सबसे मुश्किल लड़ाई नहीं है? क्योंकि आपका सेनापति ही नहीं है। अब ऐसे में आप किस तरह से इस इतने बड़े चुनाव को लड़ेंगे? देखिए, इसके दो देखने के पहलू हैं। एक पहलू है कि जी हमारे सारे नेता इन्होंने मंदिर बंद कर दिए, मतलब डेमोक्रेसी के देखिए क्या हो रहा है। हुँ। इलेक्शन कमीशन, आपके जरिए आपके दर्शकों को बता दूं कि दिल्ली में हिंदुस्तान का जो इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग है, इसका जो सिलेक्शन होता है उसकी 3 सदस्यीय कमेटी करती है। उसमें 2 सदस्य भाजपा के हैं, एक माननीय मोदी जी हैं और एक मोदी जी के नुमाइंदा हैं। तो 3 में से 2 भाजपा के व्यक्ति हों तो इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियल हो ही नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन बायस्ड होगा और होता रहेगा। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद अगर इस प्रकार की हरकतें केंद्र सरकार कर रही है कि अपोजिट पार्टी के सारे नेताओं को जेल में डाल दो, अपोजिट पार्टी के जो बैंक अकाउंट है उनको सील कर दो, तो इलेक्शन कहां से फ्री एंड फेयर होगा? मुझे तो याद आता है कि टीएन सेशन का वक्त, जब टीएन सेशन ने दिखाया था कि चुनाव आयोग क्या चीज होती है। ये चुनाव आयोग बिल्कुल स्पाइनलेस है, किसी काम का नहीं है, इसे तो रिजाइन कर देना चाहिए।
और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि भाई अगर 3 सदस्यों में 2 सदस्य अगर मोदी जी के होंगे तो ये कहां से पार्सल होगा। भारत जी। में चुनाव पार्सल नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति अपॉइंटेड है वो मोदी का आदमी है। आपने 2014 के चुनावों का ज़िक्र किया, दर्शकों को मैं बता दूँ कि उस समय आम आदमी पार्टी जो है, वो दूसरे नंबर पर थी। अ, और मिला लिया जाए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट्स को, तो वो बीजेपी से कहीं ज़्यादा थे, जी, टोटल मिला जी, के, क्योंकि 49% के करीब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बार मिलकर इंडिया अलायंस के तहत चुनाव लड़ रही हैं। तो बीजेपी को उस समय मिले थे, बीजेपी कैंडिडेट को 4,53,350, 46.75% वोट। जी, आशीष खेतान आम आदमी पार्टी से लड़ रहे थे उस समय और उनको मिले थे 2,90,642, यानी 29.97, करीब 30% वोट मिले थे 2014 में आम आदमी पार्टी को अकेले। और कांग्रेस में के जो कैंडिडेट को वोट मिले थे वो 1,82,893, लगभग 19% के करीब। तो 49% आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के थे और बीजेपी के करीब 46.75, तो दोनों के मिला के ज्यादा थे। अब ऐसे में मैं आपसे फिर से ये सवाल कर रही हूँ कि आपकी विधानसभा में अच्छी परफॉर्मेंस है, तो इस बार आप जीत को लेके कितने आश्वस्त हैं? पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, आप 3 बार से एमएलए चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। 10 की 10 जो विधानसभा सीटें हैं, वहाँ विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, कांग्रेस का सपोर्ट है आपको और दोनों का मिला के इन लोकसभा चुनावों में कितने जीत को लेके आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, बेसिकली जीत और हार तो जनता के हाथ में है। मैं भाजपा नहीं जी, हूँ कि वो बोलूँ 400 पार और 450 पार, वो तो बहुत मतलब लगता है कि ना अहंकार की चरम सीमा है कि जनता को उन्होंने नकार ही दिया है। 400 पार ऐसे बोला जैसे कि वो उनको कोई बनिए की दुकान पे कोई सामान मिलता हो। जी, कारण क्या है कि जनता जनार्दन है। जनता काम के बल पे जिस किसी को आगे रखे, जनता भारत की डेमोक्रेसी जिंदा रहे, उसके जी, लिए इस बार बिल्कुल ही कमर कस के तैयार है। इस बार का चुनाव बहुत अलग होगा पूर्णिमा जी, आप देखिएगा। अगर भाजपा के जो दावों के अनुसार कह रहे थे 400 पार, अगर इस प्रकार से चीजें हो रही होती तो ऐसी हरकतें ना करते। आप सोचिए कि जिस शराब घोटाले में सो कॉल्ड अरविंद केजरीवाल को बंद किया है, पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि चुनाव जब अनाउंसमेंट हो जाए तो देश का मालिक चुनाव आयोग होता है, ना कि केंद्र सरकार होती है। उसके बाद जी, चुनाव आयोग का दायित्व होता है कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, हर पॉलिटिकल पार्टी को बराबर का दायरा दिया जाए, बराबर का दर्जा दिया जाए, रिसोर्सेज हो, हक हो, सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। लेकिन जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं, उनके करप्शन, जो प्रूवन करप्शन है, उसका भी कोई जांच नहीं हो रहा, कोई अरेस्ट नहीं हो रहा। जो अपोजिशन में लोग हैं, जहां करप्शन हुआ ही नहीं है, वहां करप्शन का झूठा ढकोसला रच करके उनको अंदर कर रहे हो, किसी का बैंक अकाउंट सील कर रहे हो। ये चुनाव आयोग का दायित्व था किस प्रकार की चीजें ना हो। आज पूरे दुनिया में, अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, अनेकों अनेक देश देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, भारत में संविधान खतरे में है। मुझे लग रहा है पूरी दुनिया में जो नाम, भारत का नाम जगहसाई हो रही है, इसके लिए दायित्व भाजपा और मोदी जी हैं। दूसरी बड़ी बात, आप समझें कि जनता को मालूम है कि जनहित में किसने काम किया। केजरीवाल जी ने काम किया। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा हो, महिलाओं के लिए 1000 पर मंथ हो, इतने काम किया। तो जिस प्रकार से काम रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं भाजपा वाले एलजी ऑफिस के माध्यम से, इसलिए जनता चाहती है कि कोई व्यक्ति संसद में हो जो इनको इस प्रकार की हरकत करने से रोके। जब जब दिल्ली सरकार को काम करने से रोके, कोई स्कीम रोकने का प्रयास करें, तो संसद में कोई ना कोई हो। मैं जहां जहां जा रहा हूं पूर्णिमा जी, पूरे 10 विधानसभाओं में, अच्छा 10 विधानसभाओं में 10 विधायक हमारे हैं, 25 पार्षद में 20 पार्षद हमारे हैं। तो यहाँ पे जितना भी ये कहानियां रच लें, लेकिन जनता इनके विरोध में है। और जो बची खुची कसर थी, इन्होंने केजरीवाल जी को अरेस्ट करके दिखा दी। अब जनता उबाल में है, जनता गुस्से में है, जनता आक्रोशित है। जनता कह रही है इस बार हम केजरीवाल के व्यक्तियों को जिताएंगे, संसद में भी केजरीवाल, तभी दिल्ली होगी और खुशहाल। जनता ये कह रही है। तो आपके जो निर्वाचन क्षेत्र है, जो ये लोकसभा सीट है नई दिल्ली की, इसमें केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद वोटर्स पे क्या असर पड़ा है? आप कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं?
अब तो लोग सवाल ही नहीं पूछते, अब दो सवाल चलता है। मैं पूछता हूं भाई आप बताओ कि केजरीवाल जी गिरफ्तारी ठीक है क्या? बोलते गलत है। तो क्या इस बार आप केजरीवाल जी के लिए वोट करोगे लोकसभा चुनाव में? बोले हाँ करेंगे। मतलब मान लीजिए आज मैं सवेरे मॉर्निंग पार्क में था, मॉर्निंग वॉक करता हूँ सवेरे सवेरे पार्क में जाके, 99% लोग कह रहे हैं that they will support केजरीवाल कैंडिडेट, they will support इंडिया अलायंस कैंडिडेट। क्योंकि जो तानाशाही चल रही है देश में, इसके विरोध में लोग वोट करना चाहते हैं इस बार लोग चाहते हैं कि तानाशाही खत्म हो, लोकतंत्र जिंदा बचे, लोकतंत्र आगे चले, जो डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान की वो पूरी प्रबल शक्ति से उभर करके आए, और वही है जनता का इस बार मत। जी। इस बार आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक समझौते के तहत इंडिया अलायंस के तहत चुनाव लड़ रही है। आपको किस तरह का सहयोग मिल रहा है? क्योंकि पहले ये रहा था काफ़ी तल्खियाँ थी दोनों पार्टीज़ के बीच में। कार्यकर्ताओं, नेताओं के बीच में भी काफ़ी सुनने में आता था। ज़ुबानी जंग भी काफ़ी होती थी, लेकिन अब दोनों साथ मिलकर लड़ रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। ऐसे में कितना सहयोग मिल रहा है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का? कितने एग्रेशन के देखिए, साथ आप दोनों चुनाव लड़ मुझसे रहे हैं मुझसे मिलकर? लोग पूछते हैं, इनफैक्ट मुझे लगता है कि कोई भाजपा के बड़े नेता ने भी कहा कि जनता सोमनाथ भारती से पूछ रही है कि भाई आप क्यों गए कांग्रेस के साथ? क्या है, इसके उदाहरण मैं देता हूं कि माने दो हिंदुस्तानी खूब लड़ते हो, बहुत बहुत लड़ाई हो दो हिंदुस्तानी के अंदर, लेकिन अचानक एक पाकिस्तानी आ जाए तो क्या करेंगे? हिंदुस्तानी अपना झगड़ा भूल जाएंगे, पहले पाकिस्तानी को मार भगाएंगे। यही हालत अभी हिंदुस्तान में है। अभी आपस में हमारा कितना भी झगड़ा हो, कांग्रेस आम आदमी पार्टी का कितना भी डिफरेंसेस रहे हो, लेकिन इस वक्त हमारा एका इसलिए हुआ है क्योंकि हमको देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, हमें लोकतंत्र को बचाना है। तो ये जो हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि देश बचेगा, संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, जुडिशरी बचेगी, तब जाकर के चुनाव का महत्व होगा। पार्टियां गौन है इस वक्त, अभी देश अग्रणी है, संविधान अग्रणी है। तो ये इंडिया अलायंस का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि देश बचे, संविधान बचे, और पूरा कार्यकर्ता, नेता, जनता सब एक है, एक ही काम के लिए कि देश के अंदर डेमोक्रेसी की स्थापना हो, दिल्ली के छिने हुए अधिकार वापस लाए जाएं, जो संविधान की मर्यादा है उसको पूरा सम्मान दिया जाए, और तभी जाकर के देश का महत्व बचेगा। जी। तो जिस तरह 2004 में और 2009 में कांग्रेस के कैंडिडेट इस लोकसभा सीट से जीते और पिछले 2 बार में बीजेपी के कैंडिडेट। अब किस तरह से ये लड़ाई अलग हो जाती है? क्योंकि अब की बार आपके सामने जो है वो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज हैं। वो खुद भी वकील हैं, आप भी वकील हैं। 2 वकीलों के बीच में ये जो चुनावी लड़ाई है इसमें किसकी जीत की संभावना ज़्यादा है? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया है। पहली बात तो मैं बता दूं आपके दर्शकों कि मुझे राजनीति विरासत में नहीं मिली है। हुँ, मुझे राजनीति जनता ने मोहब्बत में दिया है, काम करके दिया है, परिश्रम करके दिया है। 3 बार जब जनता जिता रही है ना, तो मुझे विरासत में जी। नहीं मिली है। हुँ, ना मुझे वकालत विरासत में मिली। बांसुरी जी को वकालत विरासत में मिली, हुँ। और जो राजनीति है उसका विरासत लेने का प्रयत्न कर रही है। लेकिन जनता जानती है कि कौन जनता के लिए काम कर सकता है। मैं बता दूं आपको, मेरे क्षेत्र में जनता ही चला रही है वीडियोस कि मोदी जी कहते हैं परिवारवाद के खिलाफ वोट करना है। मोदी जी कहते हैं कि जी तेलंगाना गए, बोले परिवारवाद के खिलाफ वोट करो, तो जनता उनकी वीडियो और बांसुरी जी की फोटो लाके भेज रही है। मोदी जी जा रहे हैं वहां बिहार, कहते हैं परिवारवाद के खिलाफ वोट करो, तो जनता मोदी जी की वीडियो और बांसुरी जी की फोटो लाके भेज रही है। जनता जो है बहुत स्मार्ट है, आपके कथनी और करने का फर्क जनता दिखा देगी आपको। और दूसरी बड़ी बात पूर्णिमा जी, वकालत का दुरुपयोग जिस प्रकार से बांसुरी जी ने किया है, बांसुरी जी ने ललित मोदी जैसे भगोड़े देशद्रोही, जिसने देश का हजारों करोड़ लूटा, उसको देश से भगाने में सहयोग किया, और यहां तक किया कि डबल बेंच का ऑर्डर आया उसके पहले उसका पासपोर्ट रिन्यू करा के भगा दिया। उसी प्रकार से ब्रिजभूषण सिंह वाले मसले पे बांसुरी जी नहीं खड़ी थी, जो महिला पहलवान थे उनके साथ बांसुरी जी खड़ी थी ब्रिजभूषण सिंह के साथ। उसी प्रकार से मणिपुर वाले मसले पे
जिन बहनों को वहां निर्वस्त्र करके घुमाया गया, तो ये उनके लिए नहीं खड़ी थी, ये खड़ी थी उस निर्लज भाजपा सरकार के लिए जो बेटियों की इज्जत को बचाने में नाकाम रही। चंडीगढ़ मसले देख लीजिए, चंडीगढ़ में जो मेयर फ्रॉड चुनाव हुआ, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो बांसुरी जी खड़ी थी लोकतंत्र के हत्यारे के साथ, अनिल मसीह के साथ। तो जनता देखती है, ना सोमनाथ भारती ने पॉलिटिक्स में ना लॉ में कभी अपने पद का दुरुपयोग किया, अपनी ताकत का दुरुपयोग किया। सोमनाथ भारती ने अपनी वकालत के माध्यम से, अपनी वकालत की ताकत से ऐसे अनेकों अनेकों काम किए जो कि जनता सहज सहज स्वीकार करती है। आप सोचें, मैं हिंदुस्तान से लेकर के अमेरिका तक लड़ा हूं। विक्रम बुद्धि का केस 2009 में अमेरिका तक जाके लड़ा और उसको अमेरिका से वापस लेकर के हिंदुस्तान लेकर के आया। जब एक मिडिल क्लास का बच्चा अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी का शिकार होता है तो उसको बचाने वाला कौन था? सोमनाथ भारती था। दिल्ली में निर्भया कांड हुआ 2012 में, उस पर कहते कांस्टेबल की मौत को हत्या दिखा करके 9 बच्चों को फंसा दिया गया था 302 के मुकदमे में। उनको कौन बचाया? सोमनाथ भारती ने बचाया। तो क्या है कि मैंने अपनी वकालत का सदुपयोग किया, आज तक जितने भी देशभक्ति वाले काम किए हो सकते हैं वो किए, उसी प्रकार से राजनीति का भी सदुपयोग किया। हर क्षण मेरा जिंदगी का जनता को समर्पित है, जनता को के लिए उपलब्ध रहता हूं, अकाउंटेबल हूं, आंसरेबल हूं। जनता देखी है किस प्रकार से सोमनाथ अपने वकालत का भी सदुपयोग करता है और अपनी पॉलिटिक्स का भी सदुपयोग करता है। जी, तो अगर हम पिछले चुनावों पर जाएँ और देखें कि बीजेपी कैंडिडेट को करीब 55% वोट मिले। एक लुटेंस दिल्ली की भी आता है इस जो लोकसभा सीट है इसमें अ, बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है मैं फिर कहूँगी और ऐसे में इतने बड़े प्रतिशत को, इस अंतर को कम कर पाना, जीत पाना इस सीट से इंडिया अलायंस के तहत क्या किसी मैजिक से कम तो नहीं होगा? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी समझाने का प्रयत्न किया। इस बार पहली बात तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठे लड़ रही है। हुँ। दूसरी बात, दिल्ली के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं हम। तीसरी बात, भाजपा के सांसद 10 साल पूरा गायब रहे हैं, जनता के लिए कोई भी काम नहीं किया है, जनता के लिए कभी संघर्ष नहीं किया, जनता के लिए कभी सवाल नहीं किया पार्लियामेंट के अंदर, जनता के मतलब क्षेत्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की मुसीबत बनी रही, महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग हुआ, बहुत दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन कभी भी ये लोग लड़े नहीं जनता के लिए। तो मुझे लग रहा है कि जनता जानती है कि कौन किसके लिए काम करता है। जनता जिस प्रकार से दिल्ली विधानसभा के चुनाव में देखा, उसी प्रकार दिल्ली लोकसभा के चुनाव के अंदर भी जनता उसको प्रायोरिटी देगी जो जनता के लिए खड़ा रहता है और दिल्ली के सरकार के अधिकार या दिल्ली की जनता के अधिकार के लिए लड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार और अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट के बाद जो ये तानाशाही शुरू किया मोदी जी ने, उसके विरोध में दिल्ली की जनता बहुत भारी संख्या में वोट करेगी आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों के लिए। जी, वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 2014 और 19 के बीच में जो नई दिल्ली लोकसभा सीट है वहां का वोटिंग परसेंटेज कम हुआ था, करीब 9% कम था। ऐसे में बीजेपी से इंडिया अलायंस का मुकाबला और दूसरी तरफ जो लोग वोट करने नहीं आते हैं, उनको बाहर निकाल के लाना कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, मैंने कहा ना कि केजरीवाल जी का अरेस्ट एक डिफाइनिंग लाइन हो गया है। अच्छा। उनके अरेस्ट के पहले माहौल कुछ और था, अरेस्ट के बाद माहौल बिल्कुल बदल गया है। जनता आक्रोशित है। देखिए, अगर आपको याद होगा इमरजेंसी का वक्त भी, जिस वक्त इंदिरा जी को हथकड़ी पहनाई थी जनता पार्टी ने, उसके बाद क्या हाल हुआ था, उसी प्रकार से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से केजरीवाल जी को अरेस्ट करके जेल भेजा है, तो जनता बहुत ही आक्रोशित है। आप देखिएगा रिजल्ट क्या आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सिट्टी पिट्टी गुम है, उनको मालूम है हर प्रकार से चारों खाने उचित हैं, इस बार नहीं उभरने वाले। दिल्ली में तो एक भी सीट उनकी नहीं आने वाली। और अगर आप जीत कर आते हैं तो आपके क्या इस समय आपके क्या चुनावी मुद्दे हैं? किन बातों को लेके आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं? और अगर आप जीत के आते हैं तो आप इस लोकसभा सीट की जनता के लिए क्या-क्या करेंगे? आपको अपनी सवाल रिपीट करना होगा क्योंकि मैं सुन नहीं पाया। जी, मैं ये कह रही हूँ कि आपके इस समय चुनावी मुद्दे क्या हैं? क्या कहकर आप चुनाव लड़ रहे हैं?
ओके देखिए, तीन चीजें हैं। पहली चीज है, जो सेवा का एक मेरा दायरा रहा है मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र, तीन चीजें हैं: जिम्मेदार, जवाबदेह, उपलब्ध, अकाउंटेबल, आंसरेबल, अवेलेबल। ये मैं अपने क्षेत्र में रहा हूं। मैं अपने क्षेत्र में चलाता हूं मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप्स। हर घर से एक आदमी जुड़ा हुआ है। आप अपने स्टूडियो में हैं, आप कहीं बाहर हैं, आपको काम याद आ गया, आपको सोमनाथ भारती ढूंढना नहीं पड़ता है। यहाँ मेरे क्षेत्र में आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में गए, नाम पूर्णिमा शर्मा लिखा, एड्रेस लिखा, फोन नंबर लिखा, समस्या लिखी और भूल गए। 24 घंटे में समाधान देता हूं मैं। तो पहली चीज तो वो है कि जो सेवा का दायरा मेरा मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा। तो फिर मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र को लगा करके 9 और विधानसभा क्षेत्र मुझे मिल पाएगा सेवा करने के लिए। तो जिस प्रकार से अवेलेबल, अकाउंटेबल, आंसरेबल मैं यहाँ की जनता के लिए, वही हो जाऊंगा लोकसभा नई दिल्ली की जनता के लिए। नंबर 1। नंबर 2, 4 चीजें पूर्णिमा जी हैं जो दिल्ली के विधायक के पास नहीं है, जो दिल्ली के सांसद के पास है। पहला है पुलिस, दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर, तीसरा है डीडीए, चौथा है लैंड, पांचवा है ट्रैफिक पुलिस। जो जैसे आप देखते कंजेशन हो गया, रास्ता जाम हो गया, घंटों जाम लगा रहता है। इन पांचों का समाधान सिर्फ और सिर्फ एमपी ला सकता है। मैं आपको दिखा सकता हूं, मेरे पास ये चिट्ठी आई हुई है। ये चिट्ठी आई हुई है दिल्ली सरकार से। मैंने कुछ सवाल पूछे थे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, तो क्या जवाब आया देखिए। अब जवाब आया है कि द सब्जेक्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन दिल्ली पुलिस इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट and is governed through the Lieutenant Governor Delhi, and in accordance with the Delhi Police Act, Delhi Police is responsible to the Lieutenant Governor in this subject. Hence, it will not get response. तो ये है हाल दिल्ली का। मैंने पूछा था, मेरे क्षेत्र में हुआ था डीडीए के पार्क में 15 साल के बच्चे का मर्डर कर दिया था। मैं पूछा था भाई इस वक्त क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या जांच हुई? तो एमएलए को जवाब नहीं देंगे वो। चूंकि जवाब इन्होंने नहीं दिया, तो अब जनता जो है, दिल्ली की जनता, क्षेत्र की जनता क्या करेगी? सोमनाथ भारती को वहां पहुंचा देगी जहां उनको जवाब देना पड़ेगा। जब यही सवाल मैं पार्लियामेंट में पूछूंगा तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा। अभी वो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, लैंड, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जब सवाल पूछता हूं तो यही जवाब आता है कि जी आपके अधीन नहीं है, इसलिए जवाब नहीं देंगे। ये बहुत ही दुखद बात है। इसलिए मैं यहां कहता हूं कि जनता मुझे वहां भेज देगी अब जहां मेरे सवालों का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। और तीसरा और बड़ी बात, जब दिल्ली के सरकार के अधिकार की बात आती है, जैसे आप देखिए तमिलनाडु हो, केरला हो, वेस्ट बंगाल हो, यहाँ एमपी उसी पार्टी के आते हैं जिस पार्टी के वहां सत्ता होती है। क्यों? क्योंकि उनको बार्गेनिंग करनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वहां के राज्य सरकार के हक के लिए। यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है। सातों के सातों सांसद ताले बजा रहे थे जब ये दिल्ली की जनता के अधिकार छीने जा रहे थे। इसलिए दिल्ली की जनता चाहती है कि दिल्ली सरकार के जो अधिकार छीने गए हैं वो वापस लाए जाएं, दिल्ली के जनता के अधिकार छीने गए वो वापस लाए जाएं, और जो दिल्ली की स्कीम चल रही है वो कहीं रुक ना जाए। इसके लिए दिल्ली की जनता सांसद रूप में हम सबको भेजेगी संसद में, जिससे कि हम इनके अधिकारों के लिए लड़ सके। ये 3 कारण है जिसको लेकर के मैं आगे जा रहा हूं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सोमनाथ जी हमसे बात करने के लिए। और आखिरी सवाल मेरा, महिलाएँ जो हैं वो बढ़-चढ़ के वोट देखती हैं लोकसभा चुनावों में भी और बाकी सभी चुनावों में हम देख रहे हैं बराबर संख्या में जो महिलाएँ हैं वोट करने आ रही हैं। तो आपके लोकसभा क्षेत्र की जो महिलाएँ हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि उनकी तरक्की के लिए, उनकी बेहतरी के लिए आप बतौर सांसद क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो है कि मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माताएं एक सुरक्षित माहौल में जिएं। दिल्ली के अंदर किसी की मजाल ना हो कि किसी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर सके, किसी के साथ भद्दा मजाक कर सके। इसलिए पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत करवा देंगे कि किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी को छेड़ने की। नंबर 1। नंबर 2, आप देखें कि दिल्ली की महिलाओं को जो अरविंद केजरीवाल जी ने फ्री बस सेवा उपलब्ध कराई, इसलिए कराई कि वुमेन एम्पावरमेंट हो सके। आज मेरे ऑफिस में जो रिसेप्शनिस्ट आती है वो आती है सहादरा से और कहते हैं कि सर मैं 5 बस बदल के आती हूँ, मुझे 1 पैसे देना नहीं पड़ता। तो ये जो सेवा है ये जारी रहे, इसके लिए संसद में लड़ना पड़ सकता है। तीसरी सेवा जो अभी अरविंद केजरीवाल जी ने किया है कि 1000 रुपी पर मंथ फॉर एवरी वुमन एजेड 18 ईयर्स एंड बियॉन्ड, वो सेवा जारी रहे, वो हम दे सके। इसके लिए वहां संसद में खड़ा होकर के संघर्ष करना पड़ सकता है। चौथी बात, जो
दिल्ली की महिलाएं हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे पूरे दिल्ली में, उसका कार्यान्वयन अच्छी से हो सके, इसलिए जरूरी है कि दिल्ली का सांसद चुनकर वहां जाए और महिलाओं के लिए संघर्ष करे। जी, शुक्रिया सोमनाथ जी हमसे बात करने के लिए। इंडिया अलायंस के तहत आम आदमी पार्टी के अब उम्मीदवार हैं और बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और तमाम पहलुओं पर अपनी लोकसभा सीट का ये जो क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है, उस पर हमें जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और हमारी शुभकामनाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और मेरा गला खराब था इसलिए थोड़ी आवाज ठीक नहीं आई होगी, पता नहीं आपके दर्शक मुझे समझ पाए होंगे नहीं पाए होंगे, क्योंकि मेरा गला खराब है। जब से केजरीवाल जी को अरेस्ट किया है तो संघर्ष चल रहा है, तो गला का उपयोग ज्यादा हो रहा है, इसलिए गला थोड़ा खराब है, माफ करिएगा उसके लिए। धन्यवाद, आपने मुझे नहीं, अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद। हम वी विश फॉर योर स्पीडी रिकवरी। धन्यवाद। आपने हमारे लिए समय निकाला और हमसे बात की, बावजूद इसके कि आपका स्वास्थ्य उतना बेहतर नहीं है। शुक्रिया। शुक्रिया, तो थैंक यू, हमारे थैंक यू। तो हमारे दर्शकों जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें ये अगर शो पसंद आया तो इस कार्यक्रम को लाइक करना और इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अपनी राय और अपने विचार, अपने सवाल हमें आप भेजते रहिए हमारे कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया।